नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। अपने उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। बीजेपी विधायक मंडल दल की बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी का नाम सबसे आगे रहा। उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है और इसी के साथ में उत्तराखंड को 12वें मुख्यमंत्री के रूप में सीएम पुष्कर सिंह धामी का चेहरा मिल चुका है। और इसी के साथ में आपको बता दें कि 10 मार्च को आए चुनाव परिणामों के बाद उत्तराखंड में बीजेपी बहुमत का जादुई आंकड़ा छूने में कामयाब रही, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। उत्तराखंड में सीएम को लेकर चल रहे सस्पेंस आखिरकार खत्म हो चुका है। चुनाव हारने के बावजूद पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी पर एक बार फिर से भरोसा दिखाया है और उन्हें कमान सौंपे जाने का फैसला लिया है। धामी के हाथ विधानसभा चुनाव में निराशा लगी थी। खटीमा विधानसभा सीट से धामी को करारी हार का सामना करना पड़ा था और उन्हें कांग्रेस के भुवन कापड़ी ने 6000 से ज्यादा वोटों से हराया। मैं पुष्कर धामी को अपनी तरफ से बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी के साथ विकास करेगा। क्या कर रहे हैं? और मैं आश्वस्त हूं कि उत्तराखंड केवल तेजी के साथ विकास ही नहीं करेगा, बल्कि उत्तराखंड का एक बहुआयामी विकास होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, जब आप आए हैं लगभग 6 महीने तक सरकार चलाकर पुष्कर धामी ने इस उत्तराखंड में एक अपनी छाप छोड़ी है और यही कारण है भारतीय जहां तक मोदी जी का नेतृत्व केंद्र में और यहां पर पुष्कर धामी 6 महीने के अंदर जो अपनी छाप छोड़ी है उसका परिणाम इस चुनाव में स्पष्ट रूप से देखने को। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको यहाँ पर और पार्टी ने आपको पर्यवेक्षक बनाकर भेजा, तो क्या संदेश था पुष्कर सिंह धामी जी को लेकर के या अन्य नेताओं के लिए? किस तरह से देखते हैं धामी जी को? सरकार चला चुके हैं, सरकार कैसे चलाई जाती है इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए मैं और इसी के साथ में हमारे साथ में चंदन झा वरिष्ठ संवाददाता जुड़ चुके हैं। चंदन जी, जिस तरीके से एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की कमान मिल चुकी है, क्या लगता है कि क्या नए बदलाव हो सकते हैं अब? देखिए, उत्तराखंड में 12वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी को फिर कमान दे दी गई है। पहले से भी कयास लगाए जा रहे थे। पुष्कर सिंह धामी खुद चुनाव हार गए थे और उन्होंने पार्टी को पूरे उत्तराखंड से जितवाया था, तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा था कि इसका जरूर कुछ न कुछ सकारात्मक रिजल्ट उनके फेवर में आएगा और ऐसा ही हुआ। केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी ने आज औपचारिक रूप से घोषणा कर दी है कि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की जो धमक है वो चलते रहेगी और अगले मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ही होंगे। अब जिस तरीके से बिल्कुल जब नतीजे आए थे, धामी को कहीं ना कहीं निराशा लगी थी और उनके चेहरे पर भी मायूसी साफ देखी जा सकती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जैसे ही दिल्ली में जो मीटिंग लगातार जारी रही और लगातार वरिष्ठ नेताओं से वो मिले, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, उसके बाद से लगने लग गया था कि हो सकता है कि पुष्कर सिंह धामी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे उत्तराखंड के, और आज इस पर मुहर लग चुकी है। निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी को ही अगला मुख्यमंत्री बनाया गया है। राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी ने ये औपचारिक घोषणा कर दी है। विधायक दल की बैठक में इनको अपना नेता, पुष्कर सिंह धामी को अपना नेता चुन लिया गया है, तो एक बड़ी बात है और कहीं ना कहीं पार्टी को जिताने का ये जो अवार्ड है ये केंद्रीय नेताओं के तरफ से, पार्टी आला कमान की तरफ से पुष्कर सिंह धामी को मिला है। एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में काफी कम समय इनको मिला, 6 महीने का कार्यकाल इनका रहा था, लेकिन अब एक लंबी पारी पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में खेलेंगे और अब देखने की बात ये होगी कि इनके मंत्रिमंडल में क्या पुराने मंत्री जो पुराने चेहरे हैं वो रहते हैं, कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया जाता है। जी चंदन जी, बात ये भी है कि लगातार उत्तराखंड में, जैसे कि हमने पिछला कार्यकाल भी देखा था, सीएम लगातार बदलते रहे, तो क्या लगता है कि अगले आने वाले 5 सालों में पुष्कर सिंह धामी ही मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर इसमें भी बदलाव हो सकता है, क्योंकि कई बड़े नेता भी इस दौड़ में थे? निश्चित रूप से कई बड़े नेता, अनिल बलूनी इस दौर में थे, अजय भट्ट का नाम चल रहा था और भी कई नेताओं का नाम मुख्यमंत्री की रेस में चल रहा था, लेकिन आला कमान ने पुष्कर सिंह धामी के नाम को तवज्जो दी और मुहर लगाया है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये नाम केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तरफ से और कहीं ना कहीं अमित शाह और जेपी नड्डा जी के तरफ से आया है। तो अब ऐसा लगता है कि धामी एक लंबी पारी खेलेंगे और 5 साल का कार्यकाल भी पूरा करेंगे। चंद्र जी, एक बात ये भी है कि उन्होंने पूरे उत्तराखंड में काफी मेहनत की थी, जगह जगह जाकर लगातार रैलियां की थी धामी जी ने, लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि वो अपने ही जो
वहां से जो विधानसभा क्षेत्र से वहां से उनको हार का सामना करना पड़ा? देखिए, इसके लिए भी पार्टी हाईकमान दिल्ली में बैठी थी, अवलोकन किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं भीतरघात हुआ है वहां पर। बीजेपी के ही कुछ नेता वहां भीतरघात की खबर है, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई कार्रवाई या कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। पार्टी जरूर इस पर मंथन करेगी और मंथन करके ये तय करेगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अपने ही सीट से धामी को चुनाव हारना पड़ा। प्रदेश को उन्होंने जिता दिया, लेकिन अपने सीट से वो हार गए। निश्चित रूप से पार्टी इस पर चिंतन मनन करेगी और इसके लिए अलग से कोई बैठक करेगी पार्टी। लेकिन आज की बड़ी खबर यही है कि पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर लग गई है और पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। जी चंदन झा जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि एक बार फिर से उत्तराखंड की कमान पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी गई है और उन्होंने जिस तरीके से जो भी काम किया था और एक बार फिर से इसी को देखते हुए पार्टी ने उन्हें ये नेता चुना है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री वंशीधर भगत ने उत्तराखंड की नवनिर्वाचित विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली। यहां राजभवन में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव एस संधू और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में कालाडूंगी से विधायक भगत को शपथ दिलाई गई। प्रोटेम स्पीकर बनने के बाद भगत विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने अन्य निर्वाचित विधायकों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। 7वीं बार विधायक बने भगत को नई विधानसभा की तरफ से अध्यक्ष चुने जाने तक की अवधि के लिए प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। वर्ष 1991 में पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में नैनीताल से विधायक बने भगत ने 1993 और 1996 में भी नैनीताल विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल की थी। इस दौरान उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया था। वर्ष 2000 में राज्य के गठन के बाद वो उत्तराखंड की अंतरिम सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे और वर्ष 2007 में हल्द्वानी विधानसभा से वो चौथी बार विधायक चुने गए और मंत्री बने। वर्ष 2012 में परिसीमन के बाद बनी कालाडूंगी विधानसभा सीट से वो विधायक चुने गए और कैबिनेट मंत्री भी बने। उन्होंने मार्च 2021 तक प्रदेश पार्टी अध्यक्ष का पद भी संभाला था। वहीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेने के बाद वरिष्ठ बीजेपी नेता वंशीधर भगत ने क्या कुछ कहा, सुनिए। स्पीकर ने प्रोटेम स्पीकर की ओथ ली है। ये परंपरागत है कि जो सदन में सीनियर होता है उसको अन्य विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। वो तब तक काम करता है जब तक विधानसभा का अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता। आज महामहिम राज्यपाल जी ने इस बात की मुझे शपथ दी। वहीं 7वीं बार विधायक बने वंशीधर भगत को एक बार फिर से नई विधानसभा की तरफ से अध्यक्ष चुने जाने तक की अवधि के लिए प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। वहीं इसके बाद उन्होंने नवनिर्वाचित विधायकों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलवाई। शपथ लेने के बाद नवनिर्वाचित विधायकों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ और उत्तराखंड की जनता का भी धन्यवाद कर रहा हूँ जिन्होंने इस मिथक को तोड़ा। जो हर बार एक ही बात आती थी कि एक बार वो दोबारा पार्टी को बहुमत दिया है। बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। निश्चित रूप से आने वाला समय जो है हमारे पर एक जिम्मेवारी है, पार्टी यानी सरकार के ऊपर एक जिम्मेवारी होगी कि इस उत्तराखंड के लिए जो आशीर्वाद के रूप में उन्होंने हमें मैंडेट दिया है उनके लिए विकास कार्य करें। और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने जो आशीर्वाद दिया है और जो आशीर्वाद दिया उसमें जनता ने उनको धन्यवाद के रूप में सरकार वापसी दी है, तो मैं समझता हूँ अब हमारा यही काम होगा कि हम जनता की सेवा करें और सरकार बना के जो विकास कार्य हमारे इस उत्तराखंड के लिए हम लोग सोचे थे वो हम पूरा करें। सर, अब कैबिनेट में भी देखे जाएंगे आप, ऐसी चर्चा? अब ये चूंकि हाईकमान का निर्णय है। अब हाईकमान ने पिछली बार मैं तीसरी बार का विधायक था तो अध्यक्ष विधानसभा बनाया था, मुझे नहीं पता था। आज मैं चौथी बार का विधायक हूँ, अच्छे बहुमत से जीता हूँ, मुझे नहीं पता वो क्या आदेश मेरे लिए देने वाले हैं, लेकिन पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूँ। जो निर्णय मेरे ऊपर या आदेश के रूप में देंगे स्वीकार करेंगे। सारे हमारे जो विधायक जीत के आज 70 के 70, उन सबको बधाई। जनता का आभार कि उन्होंने मोदी जी में विश्वास रखा, भारतीय जनता पार्टी की नीति में विश्वास रखा। हम प्रचंड बहुमत से जीते हैं, अब नए मुख्यमंत्री बनेंगे। जो हमने संकल्प पत्र जारी किया था चुनाव के पहले, उस संकल्प पत्र को पूरा करने में अब हम लोग सब
लगेंगे और मुझे आशा है कि हमारा जो भविष्य उत्तराखंड का बहुत ही उज्जवल होगा और जैसा मोदी जी कहते हैं आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। जनादेश का सम्मान करते हैं। हमें विपक्ष में काम करने का अवसर मिला है तो पूरी ईमानदारी से रचनात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करेंगे। जन मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे। जो आज भी एक प्रमुख समस्या है, बेरोजगारी है, पलायन है, अवरुद्ध विकास है, जो शोषित, वंचित, पिछड़ा, कमज़ोर तबका है और जो अकलियतों के लोग हैं, उनके जो आज भी वह मुख्य धारा में आने से वंचित हैं, उनकी आवाज़ को प्रमुखता से हम सदन में उठाएंगे और इसको हम सदन से लेकर सड़क तक अपनी भूमिका को निभाएंगे। मेरा मानना है कि जनता ने हमें विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करने के लिए जिम्मेदारी दी है, तो हमें दायित्व उम्मीद के साथ जनता ने चुना है। बहुत विश्वास मुझ पर जताया है और जितना बड़ा जनादेश हमको मिला है मैं अपनी जिम्मेदारियां समझता हूं और मेरे क्षेत्र में बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको मैं स्थानीय उद्योगों में सरकारी नियम के अनुसार 70% स्थानीय लोगों को रोजगार का जो नियम है उसका अनुपालन सुनिश्चित करवाऊंगा। अपने क्षेत्र में वो चाहे जंगली जानवरों से अथवा हाथियों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, जिनको द्वारा आए दिन गाँव में नुकसान पहुँचा जा रहा है, और बिंदुखत्ता को राजस्व गाँव की मांग, एक बहुत पुरानी मांग वहाँ पर है, उसके लिए कार्य करना है। और जो भी वहाँ पर काफ़ी कुछ हमारी वर्तमान सरकार द्वारा वहाँ पर कार्य किए गए हैं, जो काम अधूरे रह गए हैं, कुछ नए काम शुरू हुए हैं, उनको करेंगे। उनको हमने चुनौती माना ही नहीं पहले दिन से। हम पहले दिन से कह रहे थे कि अगर कोई स्थानीय व्यक्ति होता तो शायद हमारे लिए कोई चुनौती होती। तो उनके आते ही हमें लगा कि हम एक तरफा चुनाव में जीत रहे हैं। जिला विकास प्राधिकरण के विरोध में अल्मोड़ा में नगर पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला विकास प्राधिकरण के विरोध में आंदोलन की आगामी रणनीति तय की गई। नगर पालिका अध्यक्ष और सर्वदलीय संघर्ष समिति के संयोजक प्रकाश जोशी ने जिला विकास प्राधिकरण को पहाड़ों पर थोपने का आरोप लगाया। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार ने जिला विकास प्राधिकरण को स्थगित करने का फैसला भी लिया है, बावजूद इसके नगर पालिका को नक्शे पास करने का हक वापस नहीं दिया गया है। नगर निकायों को नक्शा पास करने की मांग करते हुए जिला विकास प्राधिकरण को पूरे तरीके से खत्म करने की मांग उठाई। हमारी मांग है कि नगर क्षेत्र में सब जगह नगर निकायों को ही नक्शा पास करने का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि संविधान के तहत भी और जो नगर पालिका अधिनियम 1916 है उसके तहत भी नगर क्षेत्र में भवन मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार नगर निकायों को ही है। तो इसलिए हम इस बात को सरकार के समक्ष रखेंगे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, जिससे तमाम लोगों को परेशानियां हुई हैं, उससे लोगों को निजात मिले और निकायों की आय में वृद्धि हो, निकाय अपने आप में सुदृढ़ हों, स्वावलंबी हों, और जो स्टेट बिल्डिंग बायलॉज सरकार का बनाया हुआ है उसी के तहत भवन मानचित्र नगर निकायों के द्वारा स्वीकृत किए जाएं, ऐसी हमारी मांग है। और सरकार के गठन होने के तुरंत बाद हमारी कोशिश रहेगी कि सरकार के पास जाकर के हम फिर से अपनी मांग को। जसपुर नगर पालिका की स्थिति जर्जर अवस्था में होने के कारण नगर पालिका कर्मचारी भी भय के माहौल में यहां काम करने को मजबूर हैं। वहीं नगर पालिका इमारत जर्जर अवस्था में होने के कारण कर्मचारियों को हादसे का खतरा भी बना हुआ है। और आपको बता दें कि जसपुर नगर पालिका की इमारत काफी पुरानी हो चुकी है, जिसकी वजह से इमारत खस्ता हाल में पड़ी है। वहीं बरसात में भी इमारत की छत से पानी टपकने के कारण यहाँ पर कर्मचारियों को सरकारी कामकाज करने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और डर के साए में कर्मचारी काम करने को मजबूर हैं। वहीं नगर पालिका अधिशासी अधिकारी शाहिद अली ने बताया कि नगर पालिका के नए भवन बनाने के लिए मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत प्रस्ताव भी शासन को भेजा गया है, लेकिन अभी तक वो उपलब्ध नहीं कराया गया है। उसके बाद नगर पालिका अलग स्थान पर भवन का निर्माण कराया जाएगा और इसकी कार्य भी जल्दी शुरू होगा।
भवन बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा चुका है। वित्त विभाग की स्वीकृति मिलने के बाद बजट नगरपालिका को उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद नगरपालिका एक नए स्थान पर भवन का निर्माण कराकर उसमें शिफ्ट कराएंगे। ये नगरपालिका का भवन का रखरखाव किया जा रहा है, आवश्यक मरम्मत का कार्य भी कराया जा रहा है। अल्मोड़ा के रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के कर्मचारियों ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिन का कार्य बहिष्कार किया। कर्मचारियों ने नियमित वेतन, संविदा कर्मियों को नियमित करने के साथ ही एसीपी में हो रही कटौती को लेकर भी मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने कहा है कि उनकी मांगों को पूरा किया गया तो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। सर्वप्रथम तो पहला मांग पत्र ये है कि हमें समय से वेतन मिल जाए, क्योंकि बार बार हमारा वेतन 2-2, 3-3 महीने विलम्ब से दिया जा रहा है। उसको प्रतिफल आ जाए, 1 से 7 के बीच में हमारा वेतन हम लोगों को दिया जाए। और दूसरा हमारा है कि जो बाह्य स्रोत और संविदा एजेंसी के लोग हैं उनको नियमित किया जाए। और एसीपी वाला मामला है जो शासन द्वारा हमको दिया गया है, निगम प्रबंधन तक आज तक दिया गया, आज उसकी कटौती हो रही, उस पर तुरंत रोक लगे और एसीपी तुरंत हमारे ऊपर लागू हो। और इसी तहत हमारा प्रथम चरण का आज आंदोलन डिपो स्तर पर 1 दिन का कार्य बहिष्कार चल रहा है। इसके बाद हमारा 23 तारीख को मंडलीय स्तर पर कार्य बहिष्कार है। उसके बाद 28 तारीख को हमारा कोटद्वार देवी रोड खुशी होटल के पास में एक ट्रक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया, जिसमें चालक गंभीर रूप से फंस गया है। वहीं सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जहां काफी मशक्कत करने के बाद ट्रक चालक को ट्रक से बाहर निकाला गया। वहीं घायल ट्रक चालक को अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस अभी जांच में जुटी है। 5 बजे करीब 20 तारीख को हमारी इमरजेंसी में लाया गया है। जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बताया जा रहा है, लड़के को चोट लगी है राइट लेग में, बोन एक्सपोजिंग इंजरी है। भर्ती करा जा रहा है इन्हें ऑर्थोपेडिशियन के अंदर। अभी एक बार हम एक्सरे वगैरह हो जाए, इन्वेस्टिगेशन हो जाए इनकी, तो बता पाएंगे। बाकी ऑर्थोपेडिशियन देखेंगे इन्हें। पौड़ी जनपद के श्रीनगर में अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। श्रीनगर शहर का लगातार विस्तार होता जा रहा है। स्थिति ये है कि शहर के आसपास के क्षेत्रों में लोग बसते जा रहे हैं और ऐसे में सरकारी भूमि पर अतिक्रमणकारियों की गिद्ध दृष्टि लगी हुई है। सरकारी भूमि, सड़क, गदेरों और वन भूमि अतिक्रमण की चपेट में है। यहाँ गदेरे अवैध कब्जों से सक्रिय हो चुके हैं। 1 साल पहले प्रशासन की संयुक्त टीम ने जहां अतिक्रमण हटाया था, वहां दोबारा से निर्माण कार्य चल रहा है और ऐसे में लगातार परेशानी बनी हुई है। और इसी के साथ में आपको बता दें कि डीएम डॉक्टर विजय जोगदंडे ने बताया कि सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि विभागीय परिसंपत्तियों का डेटा अपडेट करने के लिए स्थानीय निरीक्षण करें, जिससे कि कार्य हो सके। सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सरकारी संपत्ति जो विभाग के पास होती है उस पर कोई भी अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। उसके लिए संबंधित विभागीय अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उसके लिए हम लोग सभी विभागीय अधिकारियों को अपने अपने परिसंपत्तियों की निरीक्षण वार्षिक रूप से करने का निर्देश दिया है और अपने परिसंपत्ति पंजिका में उसका उल्लेख नियमित रूप से करने का निर्देश दिया है। भ्रमण के दौरान उनको निर्देश दिया जाता है कि आप अपने भ्रमण पंजिका में भी उसका उल्लेख करें, कितना परिसंपत्ति मौजूद है, कितने पे अतिक्रमण है, ताकि उस पर कार्रवाई करने का काम किया जा सके। इसके अलावा सामान्य शहर के अंतर्गत भी जो लोगों ने अतिक्रमण किए होंगे, ऐसी संपत्ति की सूचना तहसील पे प्राप्त होती है, तो उस पर कार्रवाई करने के लिए संबंधित तहसीलदार और वहाँ पे जो राजस्व उप निरीक्षक होते हैं, इनको निर्देश दिए जाते हैं। जैसी शीघ्रता से कार्रवाई की जाती है, उसमें विधिक कार्रवाई भी की जा सकती है। अगर किसी ने अतिक्रमण किया है और उसमें अगर एफआईआर दर्ज करने की आवश्यकता है तो एफआईआर दर्ज की जाती है, अथवा उसमें पीपी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जाता है, जिससे कि मामले को। रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्य खेल मैदान में लोक कला और संस्कृति का अद्भुत मिलन देखने को मिला। स्थानीय परिवारों की ओर से आयोजित फूलदेई महोत्सव और घोघा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में दर्शकों ने प्रतिभागी छात्राओं की जमकर तारीफें की। फूलदेई महोत्सव और घोघा यात्रा में पूरे जनपद से 50 से अधिक टीमों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर आयोजित घोघा नृत्य प्रतियोगिता में राजकीय इंटर कॉलेज और इसी के साथ में कई विद्यालयों ने इसमें भाग लिया। मेरा नाम सोनू नेगी है।
आप फूलदेई में क्या क्या काम करते हैं? आपको कैसा लगता है फूलदेई का ये त्योहार? है? आपका नाम? मेरा नाम वैष्णवी रावत है। आपको फूलदेई का त्योहार कैसा लगता है? आप फूलदेई के त्योहार में क्या क्या काम करते हैं? चतुर्थ पुरस्कार 1100 रुपये का है। श्री पीयूष नागपाल जी PNB पंजाब नेशनल बैंक। मैं मोहित हूं और मैं हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला से रहने वाला हूं। फूलदेई महोत्सव के उपलक्ष्य पर मैं यहां अगस्त मुनि स्पोर्ट्स ग्राउंड में उपस्थित हूं। उत्तराखंड के लालकुआं की नगर पंचायत के द्वारा एक नई पहल की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर सरकार ने बैन लगा दिया है। देश को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं की खरीद बिक्री मैन्युफैक्चर पर रोक के आदेश भी जारी किए हैं। इसी कड़ी में कुआ की नगर पंचायत की अधिशासी अभियंता पूजा ने कहा कि जारी शासनादेश के तहत पूरे नगर पंचायत क्षेत्र के व्यापारियों को बुलाकर एक बैठक रखी गई है, जिसमें उनके और नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा पॉलीथीन को पूरे क्षेत्र में प्रयोग न करने के लिए कहा गया है। और वहीं नगर पंचायत के द्वारा सभी व्यापारियों को भी जानकारी दे दी गई है कि पॉलीथीन का प्रयोग पूरी तरीके से बंद किया जाए और नहीं मानने पर ठोस कार्रवाई करने की भी बात सामने आई है। जैसे आप सभी अवगत हैं, पिछले कई सालों से शायद पिछले वर्ष भी ऐसा हुआ था कि पॉलीथीन पे चालानी कार्रवाई की गई थी, प्रशासन द्वारा भी और स्थानीय निकाय द्वारा भी। शहरी विकास निदेशालय द्वारा भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस स्थानीय निकायों को दिए गए हैं कि पॉलीथीन को पूर्णतः बैन करना है। पॉलीथीन, प्लास्टिक, थर्माकोल आदि जो भी प्रतिबंधित सामग्री हैं, इनका क्रय विक्रय और इनका उपयोग, इसमें स्लैब दिए गए हैं कि किन किन स्लैब्स में आप उन पर कार्रवाई कर सकते हैं और जुर्माने की भी प्रोविज़न निर्धारित किए गए हैं शासन के द्वारा। हमारा जो है, आज हमने एक व्यापारी शहर के व्यापारियों के साथ एक बैठक की है। वेंडर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ भी एक बैठक हमने आज प्रस्तावित है हमारी दिन में 3 बजे। उनके साथ एक विचार विमर्श हमने करना है ताकि शासन की पॉलिसी से उनको भी हम अवगत करा सकें, क्योंकि शहर के व्यवसायियों का भी सहयोग हमें अपेक्षित है इस कार्य में। क्योंकि पॉलीथीन का प्रयोग और क्रय विक्रय जो भी है हमको पूर्णतः बंद करने हैं और इस पे जो है शासन द्वारा तो निर्देश दिए ही गए हैं, साथ ही डीएम सर द्वारा भी इसमें निर्देश दिए गए हैं। इस पे विचार विमर्श करने के पश्चात एक पॉलिसी के तहत हम जो है कार्रवाई करेंगे। फिलहाल तो अभी जनता से अपील है, शहर के जो नागरिक हैं और जो व्यापारी वर्ग हैं उनसे अपील है कि पॉलीथीन बाजार से लेकर के नगर से लेकर के चारों तरफ पॉलीथीन को हमेशा मुक्त करने के लिए प्रयास जारी रहता है। लोगों को जागरूक किया जाता है, जनता में एक अच्छा संदेश हमेशा पहुंचाया जाता है कि पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण दूषित बचाने के लिए हमको ये सब करना जरूरी है, क्योंकि पॉलीथीन मुक्त जब हम रहेंगे तभी हमारा जो है पर्यावरण। भाजपा में संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम कार्यालय में सौंपा। इस दौरान उन्हें केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया और साथ ही किसानों ने राष्ट्रपति से किसानों की मांग को पूरा कराने की मांग की। बता दें कि किसान आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने किसानों की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन किसानों की मांग पूरी नहीं होने पर किसानों में खासा आक्रोश बना हुआ है और इसी के चलते संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर के किसान 21 मार्च को वादा खिलाफी दिवस मना रहे हैं। और इसी के चलते बाजपुर के एसडीएम कार्यालय में संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने एसडीएम राकेश चंद तिवारी को 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया और राष्ट्रपति से जल्द किसानों की मांग को पूरा करने की मांग की। ये आज पूरे देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर
सरकार को याद दिलाया जा रहा है कि जो उन्होंने वादा किया था किसान आंदोलन जब ख़त्म किया था कि जो मुकदमे हैं देश भर में वो वापस लिए जाएंगे किसान आंदोलन के, उन मुकदमों को अभी तक वापस नहीं लिया गया है। एमएसपी पर गारंटी के संबंध में कमेटी बनाने का एक वादा था, उसको भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है। उसके साथ जितने भी अन्य विषय थे उनमें किसी पर भी अभी तक संतोषजनक कार्रवाई सरकार ने नहीं की है। तो उन सारे विषयों को लेकर के आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ज्ञापन भेजा गया है। उत्तराखंड में अल्मोड़ा का रहने वाला प्रदीप मेहरा लाखों युवाओं के लिए एक मिसाल बन चुका है। अल्मोड़ा जिले के 19 और इसी के साथ अपनों उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।